नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जहां हमने कैग से संबंधित बिंदुओं को छोड़ा था, आज हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि कैग की स्वायत्तता, संविधान में इनकी स्वायत्तता, इनकी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था कैग के परिचय, उसकी पृष्ठभूमि, कैग क्या करते हैं कि भारतीय सॉरी सरकार के लेन देनों की, वित्तीय लेन देनों की जांच करते हैं, उनके अकाउंटिंग की जांच करते हैं, उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाएगी इस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये इनको भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं का काम है घोटालों को उजागर करना, सरकार द्वारा जो किए गए घोटाले हैं, खर्च जो पैसे के लिए जो पैसे ले रहे हैं वो खर्च करने के लिए वो कर रहे हैं कि नहीं, और किस रूप में कर रहे हैं, ये सारी देख रेख किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा की जाती है। 2G घोटाला को उजागर उससे कैग के द्वारा ही किया था। उस समय के जो तत्कालीन कैग के अध्यक्ष थे, विनोद राय थे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, कैसे उस समय किया गया था। चलिए ठीक है, अब इसकी स्वायत्तता से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। इसे हमने देख लिया था कि कैसे इनको हटाना आसान नहीं है। हटाने के लिए इसे एक विधेयक लाना होगा जो संसद के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होगा। उसके लिए आधार दिए गए संविधान में इनको हटाने के लिए दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर ही कोई विधेयक लाया जा सकता है इनकी परिचिति से संबंधित। अर्थात इन्हें संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही इनको हम हटा सकते हैं। इनकी कार्यकाल की सुरक्षा है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत नहीं है। मैंने बताया था प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। और इन पद छोड़ने के बाद जो ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि क्या इनके कार्यकाल के दौरान सरकार क्या करे, इनको कोई लालच देकर अपने हितों को साध ले और बाद में लालच दे दे कि आपको इस पद पे रख देंगे, इस पद पे रख देंगे। इसीलिए संविधान में पहले ही व्यवस्था कर दी गई है कि नहीं, ये पद जब छोड़ेंगे उसके बाद ये किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन। नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के बाद दोस्तों, अलाभकारी परिवर्तन का बेसिकली तात्पर्य होता है कि इनकी जब नियुक्ति हो गई है तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनके वेतन है, उसमें कमी नहीं की जा सकती है। किसी भी सूरत में उसमें कमी नहीं की जा सकती। इसी को अलाभकारी परिवर्तन कहते हैं। अलाभकारी परिवर्तन मतलब उनकी हानि पहुंचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। इनकी वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित कौन करता है? तो ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो किसके बराबर है? एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं। आप एक बार क्या कीजिएगा, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों में अंतर कर लीजिएगा कि कहाँ पे राष्ट्रपति है, कहाँ पे संसद है, जो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा और प्रश्नों के सही विकल्पों को आप सुन पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर कैग के कार्यालय सहित जो इनके वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित का मतलब है कि उनपे संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है, इनके कार्यालय के वेतन सहित पेंशन वेतन ये सभी जो हैं भारित होते हैं। अब इनके कर्तव्य और शक्तियों को देखते हैं। आर्टिकल 149 में हमने देखा था कि इनके किससे संबंधित है? कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। इसी आर्टिकल 149 से जो है संसद को शक्ति प्राप्त होती है। संसद इसे शक्ति देता है कि वह केंद्र व राज्य व अन्य प्राधिकरणों के महालेखा परीक्षा से संबंधित नियम बनाए। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 149 से शक्ति प्राप्त करता है कौन? संसद। कि वह जो है केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और अन्य प्राधिकरणों के लिए भी ऑडिट से संबंधित नियम किसे बनाने की शक्ति है? संसद को है। इसी आर्टिकल से शक्ति प्राप्त करके 1971 में संसद ने क्या किया कि एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम का नाम है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, जिसकी चर्चा हमने पृष्ठभूमि में की थी कि इसमें इनको क्या क्या दिया, कौन कौन सी शक्ति दी गई थी, जिसके अंतर्गत ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी अकाउंटिंग भी कर सकते थे और ऑडिट भी कर सकते थे, जो पृष्ठभूमि में हमने ये चर्चा कर लिया था। फिर 1976 में ही संशोधन के द्वारा इनको जो है अकाउंटिंग के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। अब इनके पास सिर्फ ऑडिट करना रह गया। अर्थात जब खर्च हो जाएगा उसके बाद कैग की भूमिका आती है। सरकार द्वारा जब कोई व्यय कर लिया जाता है उसके बाद कैग की भूमिका है, न कि इनका इनका नाम क्या है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसे भी आगे समझेंगे। इनका नाम में है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक।
अर्थात इनसे संविधान अपेक्षा कर रहा है, महालेखा परीक्षक, इनसे संविधान क्या अपेक्षा कर रहा है कि ये नियंत्रक की भूमिका निभाएंगे और महालेखा परीक्षक की भी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये नियंत्रक की भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि संचित निधि से कोई भी धन की निकासी होती है उस पर कैग का कोई नियंत्रण नहीं है। संचित निधि से धन निकासी पर, इसे भी अभी हम समझने ही वाले हैं, धन निकासी पर कैग का कोई नियंत्रण नहीं है। इनके पास सिर्फ शक्ति किस चीज की है, महालेखा परीक्षा की है। ये सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन निकासी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी इनका नाम है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्या देख रहे थे अभी, कैग के पास जो है सिर्फ ऑडिट की शक्ति है। संविधान व संसद द्वारा स्थापित कैग की शक्तियों के तहत निम्न लेखा परीक्षा का इनके पास अधिकार है। एक तो संविधान के द्वारा दिया गया है, और आर्टिकल 149 का प्रयोग करते हुए संसद ने जो विधि बनाई है उसके तहत जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है संविधान और संसद। शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा तो वहीं पे समझ में आ जाएगा। संविधान और संसद द्वारा स्थापित कैग की शक्तियां, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं संविधान व विधि द्वारा स्थापित कैग की शक्तियां, ये क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज की लेखा परीक्षा कर सकते हैं। तो ये जो भारत की संचित निधि है, या फिर किसी राज्य सरकार की संचित निधि हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानमंडल हो, विधानसभा हो, वहां की संचित निधि और वहां के सभी प्रकार के खातों की लेखा परीक्षा कौन करेगा, कैग के अधीन है। या भारत के प्रत्येक राज्य के आकस्मिकता निधि जो होती है और उसके लोक लेखा के सभी व्यय की जांच कौन करेंगे, कैग के अधीन है। पता नहीं मेरा टच पैड सही से काम नहीं कर रहा है। फिर ये भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी विभाग के खातों व तुलन पत्र, मतलब अकाउंटिंग की जांच करेंगे। खातों का मतलब अकाउंटिंग, अकाउंट कौन कौन से बनते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनता हो, व्यापार खाता जिसे बोलते हैं, विनियोग खाता भी होता है, विनिर्माण खाता भी होता है, उसके लाभ हानि खाता भी होता है। तुलन पत्र का मतलब है, आर्थिक चिट्ठा का मतलब है उसका बैलेंस शीट। इन सब की जांच कौन करेंगे, कौन करता है, कैग करता है। वो चाहे भारत सरकार का हो या फिर राज्य सरकार के हो, उनके सभी प्रकार के लेन देनों की भी जांच करते हैं ये। और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई अन्य प्राधिकरणों की जांच करने के लिए कहा जाए तो उसकी भी जांच कर सकते हैं। जैसे इनको राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा कहा जाए किसी स्थानीय निकाय की जांच करने के लिए, उनके लेखों की जांच, तो ये भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाते किस प्रकार रखे जाएंगे, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इनको सलाह दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 279 के अंतर्गत इनका कार्य है, जो हमने संवैधानिक प्रावधानों में देखा था कि इनका प्रमाण पत्र क्या होता है, अंतिम होता है। और कैग जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार के रिपोर्ट्स देता है, लेखा परीक्षा से संबंधित 3 प्रकार के रिपोर्ट्स देता है। एक विनियोग लेखा पर रिपोर्ट देगा, दूसरा वित्त लेखाओं पर रिपोर्ट देगा, और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट देता है। कैग 3 प्रकार की रिपोर्ट दे रहा है, विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा पर और सरकारी उपक्रमों पर। इस रिपोर्ट को कैग किसके हाथों में सौंपेगा, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और संसद जो है इसे लोक लेखा समिति के पास भेजती है। अब यहाँ लोक लेखा समिति का भी कुछ रोल आ गया, ये इसके कैग के सहायता का काम करती है। और कैग जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र होते हैं, वो भी समझेंगे अभी। संसद क्या करेगी, इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास भेजती है। क्या करता है लोक लेखा समिति, रिपोर्टों की जांच करता है, इनको सरलीकृत करता है। अभी हमने बताया कि कैग जो है लोक लेखा समिति का मित्र है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति जो है कैग को जब चाहे तब बुला सकती है। कैग का अब अगला है, कैग कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखता है। कैग क्या करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखता है। किसके माध्यम से, यही लेखा परीक्षा के माध्यम से जो है, कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर। क्योंकि धन निकासी जो है, धन का व्यय किसके द्वारा किया जाता है, उस तत्कालीन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। उसमें की जो मंत्री परिषद है, कार्यपालिका है, उसी के द्वारा की जाती है। तो कैग क्या करता है, इन सब के माध्यम से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण
बनाए रखता है। अब लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं। अभी कौन है वर्तमान में विपक्ष के नेता? श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और ये एक लोक लेखा समिति क्या है? एक संसदीय समिति है। ठीक है, अब देखते हैं कैग का प्रतिवेदन। कैग के प्रतिवेदन से संबंधित हमने देखा था, इसकी इसकी चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 151 में है। ये रिपोर्ट संघ के स्तर पर ये रिपोर्ट अपना किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। राज्य के स्तर पर रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के अंतर्गत रखते हैं। फिर ये कहाँ जाता है? यहाँ से लोक लेखा समिति के पास जाता है। फिर लोक लेखा समिति इसको सरलीकृत करता है और फिर इसकी जांच करता है। ठीक है, तो हम यहीं पर एक चीज समझते हैं कि जो हमारा देश है वो संसदीय प्रणाली से चल रहा है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली का मूल मर्म क्या है? संसदीय प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण है? कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वो किसका है? विधायिका का नियंत्रण है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण क्या है? वित्तीय प्रशासन का नियंत्रण है या वित्तीय नियंत्रण कह लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है वित्तीय नियंत्रण। सॉरी, मेरा पता नहीं पेन टैब नहीं चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? वित्तीय नियंत्रण है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को नियंत्रित कौन करता है? विधायिका करता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है वित्तीय नियंत्रण, और ये वित्तीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय नियंत्रण को कौन देखता है? कैग देखता है। इसीलिए बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहते हैं। इन्हें ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है, या फिर वित्तीय व्यवस्था के प्रहरी है। ठीक है, अब जो है कि जब 2G घोटाला हुआ था, सॉरी इससे पहले एक चीज समझिए कि अगर कैग किसी घोटाले को पकड़ ले तो फिर क्या? कैग ने पाया कि वित्तीय अनियमितता पाई गई है। कैग के द्वारा, कैग के रिपोर्ट में सरकार के किसी व्यय में वित्तीय अनियमितता मिली है। तो फिर इससे क्या? मिल जाने के बाद क्या? संविधान में यह प्रावधान ही नहीं किया गया है कि वित्तीय नियमितता आने के बाद न्यायालय में कोई कार्रवाई हो। वित्तीय नियमितता तो आ गई, लेकिन अब न्यायालय में इसके लिए कार्रवाई नहीं हो सकती है। जब 2G घोटाला के समय जो है विनोद राय क्या है कि अब उन्होंने तो पकड़ लिया कि 2G घोटाला हुआ है, तो फिर वो क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मिलते हैं। तो चीफ जस्टिस उन्हें सलाह देते हैं कि आप इसे PIL के माध्यम से ले आइए। जो 2G घोटाला हुआ है उसको PIL के माध्यम से ले आइए। तो यही जनहित याचिका के माध्यम से 2G घोटाला जो है, 2G घोटाला पर कार्रवाई हुई थी। न्यायालय में यह मामला गया था। वित्तीय अनियमितता पकड़े जाने के बाद भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक, जब तक ये जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। तो हम आगे चलते हैं। आज क्यों स्लो काम कर रहा है ये? चलिए, अब हम कैग की भूमिका को देखते हैं। इनकी भूमिका किस क्षेत्र में है? वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में है। कि क्या है कि भारत के संविधान व संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में जो है भारत के संविधान, जो संविधान इनको बता रहा है, और जो संसदीय विधि द्वारा जो दी गई है उसके प्रति ये क्या है? उसके अनुरक्षण के प्रति ये उत्तरदायी है। अर्थात कार्यपालिका का संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग के रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित होता है। इसको हम लोग पिछले कितने पॉइंट्स में इसको समझ चुके हैं। कैग को यह निर्धारित करता है कि धन निकासी का विधिक रूप में, ध्यान रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि जो विधिक रूप में धन निकासी का प्रयोग उसी कार्य में किया गया हो जिस प्रयोजन होती उस धन को संवितरित किया गया था। अर्थात जो धन निकासी किया गया है, जिस प्रयोजन हेतु धन निकासी किया गया है, उसका प्रयोग जो है उसी प्रयोजन हेतु किया गया हो। कैग को यही निर्धारित करना है कि धन किसी और मद के लिए निकाल लिया गया और खर्च किसी और मद में किया गया हो, वहां ये मतलब ये निर्धारित करना किसका काम है? कैग का काम है। एक बात ध्यान रखिए कि गुप्त सेवा व्यय के संबंध में
कैग की लेखा परीक्षा पर यह सीमाएं निर्धारित करता है।